हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इम्पॉर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। दोस्तों, ये टॉपिक सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोटबुक और पेन लेकर के ज़रूर बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ आप उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। ये आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं। शिक्षण विधि पाठ वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। यानी बालक को कोई पाठ पढ़ाने के लिए जो पाठ वस्तु जिस विधि के माध्यम से उसको समझाई जाती है वह विधि शिक्षण विधि कहलाती है। और शिक्षण विधि में पाठ वस्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पाठ वस्तु जिस तरह की होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आप शिक्षक हैं या भावी शिक्षक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी टॉपिक को आप बालक को समझाने जा रहे हैं तो आप सबसे सरलतम विधि का ही प्रयोग करें। अब आप जिस विधि के माध्यम से उस बालक को पाठ्यक्रम को समझाएंगे वो विधि शिक्षण विधि कहलाएगी। और पाठ वस्तु जैसी है उसी हिसाब से आप जो शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। जॉन डीवी की डेफिनेशन जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि विधि एक निष्कर्ष के विकास करने या निकालने में सामग्री को संगठित करने का एक ढंग है। आप इस डेफिनेशन को ज़रूर नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों, फिर पढ़ते हैं शिक्षण की विभिन्न विधियाँ। तो शिक्षण की कई सारी विधियाँ आपको अलग अलग किताबों में कई तरह की मिल जाएंगी। कहीं पर 16 या कहीं पर 20 तक विधियाँ दी गई हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर और सबसे इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं मैंने यहाँ पर उन्हें डिस्कस किया है। दोस्तों, पहली विधि है निगमन तथा आगमन विधि। दूसरी है संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। तीसरी है वस्तु विधि। चौथी उदाहरण विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, करके सीखना विधि, शोध विधि, दृष्टांत विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि। मैंने हर एक विधि को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ रिटन, लिख करके आपके सामने ज़रूर रखा है, ताकि आपको जो चीज़ में मैं बोलूँ वो चीज़ आसानी से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम देख करके और सुन करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो पहली है निगमन तथा आगमन विधि। दोस्तों, निगमन विधि क्या है कि इस विधि में छात्र को पहले कोई सामान्य सिद्धांत बताया जाता है और उसकी पुष्टि के लिए उसे अनेक उदाहरण भी दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने बच्चे को एक एग्जाम्पल दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया, क्योंकि निगमन विधि में क्या होता है, निगमन से आप याद रखिए कि निगमन विधि में नियम पहले बताया जाता है, यानी सिद्धांत पहले बताया जाता है, बाद में उदाहरण। तो निगमन शब्द से नियम को आप दिमाग में रखिए कि पहले नियम है बाद में उदाहरण है, जबकि आगमन में क्या है, जस्ट उल्टा है, पहले उदाहरण है और बाद में नियम है। अब निगमन विधि के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल हम किसी को समझा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको नियम बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, हम कोई वस्तु गिराते हैं तो वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए वो वस्तु पृथ्वी पर ही गिरती है। और आप एक फल लेकर के उसको गिरा करके आप दिखा भी देंगे, तो ये हो जाएगा निगमन विधि। लेकिन आगमन विधि में क्या होगा, पहले आप फल को लेकर के गिराएंगे और फिर उसको उस सिद्धांत को समझाएंगे कि ये फल क्यों गिरा, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, इसलिए पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। तो ये हो जाएगा आपका आगमन विधि। तो इसका आगमन विधि जस्ट उल्टा है, यानी पहले निगमन में क्या है, पहले नियम बाद में उदाहरण, और आगमन में है पहले उदाहरण और बाद में नियम। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया। अब यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि व्याकरण विधि में क्या होता है कि पहले नियम पता होना चाहिए, उसके बाद किसी भी टॉपिक को समझाया जाता है। लेकिन किसी किसी टॉपिक में पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में उसके नियम बताए जाते हैं, इसलिए व्याकरण शिक्षण में निगमन और आगमन दोनों विधियों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, अगली विधि है वो है संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या है कि इस विधि में पहले वस्तु के अंगों का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। जैसे दोस्तों क्या है, जैसे हमें किसी बालक को पेड़ के बारे में जानकारी देनी है, तो सबसे पहले हम उसकी जड़, तना, उसकी शाखाएं, फूल और उसके फल इत्यादि के बारे में, पत्तियों के इत्यादि के बारे में बताएंगे, और उसके बाद फिर पूरे पेड़ का विश्लेषण करके उसको बताएंगे।
लेकिन विश्लेषण विधि में क्या होता है कि पहले पूर्णता यानी पहले पूरे पेड़ के बारे में जानकारी दी जाती है और बाद में उसके एक एक अंगों का विश्लेषण किया जाता है, इसलिए वो विश्लेषण विधि कहलाती है। कि जैसे पूरा पेड़ है, हमने कहा कि बरगद का पेड़ है, फिर उसकी टहनियों की, उसके तनों की, उसकी पत्तियों की, फिर उसके बारे में एक एक डिटेल्स उसको हम देते हैं, वो विश्लेषण विधि कहलाती है। आपके सामने ये चूंकि नोटेड है, इसलिए आपको इसको समझने में भी आसानी रहेगी और इसलिए मैं हर एक पॉइंट को नोट करना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, अगली विधि है वस्तु विधि। वस्तु विधि क्या होती है, इसको समझ लेते हैं कि इस विधि में बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान दिया जाता है। जैसे गिनती सिखाने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बालक को वस्तुओं के माध्यम से ज्ञान कराना है, तो क्या करेंगे कि हमें उसे गिनती सिखानी है, तो पहले हम 3 गेंद लेंगे। जैसे हमें उसे बताना है कि 5 क्या होता है, तो हम 3 गेंदे लेंगे, फिर बाद में उसको 2 गेंदे और मिला देंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि 3 और 2 मिला करके 5 होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सामग्री के माध्यम से, जिनको शिक्षण सामग्री कहा जाता है, उनके माध्यम से बच्चों को ज्ञान करवाते हैं। अगली विधि है उदाहरण विधि। इस विधि का प्रयोग छात्रों के विचार शक्ति या कल्पना शक्ति को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों होता है इस विधि में? क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को कोई एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं कि उसको इसके पीछे के सिद्धांत को आप सोचो, उसके पीछे के लॉजिक को सोचो, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने मानसिक जोर डालेगा। और इसलिए जब चूँकि वो मानसिक ज़्यादा जोर डालता है तो उसकी मानसिकता का विकास होता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। इस विधि में शिक्षक उचित उदाहरण तथा दृष्टांत को छात्रों के सामने रखते हैं और विषय सामग्री को सरल बनाने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण जैसे शाब्दिक या दृश्यात्मक कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो उदाहरण विधि है उसमें हम दृश्य सामग्री जैसे कि कुछ भी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, और श्रव्य सामग्री जैसे हम रेडियो रखते हैं, उसको सुनाएं, उसके बारे में या बताएं, तो दृश्य या श्रव्य दोनों हो सकती हैं। और इस विधि में जो शिक्षक होता है वो बालक के सामने वस्तुओं को रख करके फिर उस टॉपिक को क्लियर करता है, जिससे कि जो बालक होता है उसे बहुत आसानी से वह टॉपिक समझ में आ जाता है। तो उदाहरण विधि में क्या होता है कि उदाहरण दिया जाता है, ठीक है, वो दृश्य या श्रव्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। वस्तु विधि में वस्तु के माध्यम से बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। जैसे अगर उसको हाथी का ज्ञान कराना है तो उसको हाथी का चित्र दिखा दिया जाएगा, तो वो आसानी से हाथी को समझ लेगा। चलते हैं अगली विधि की तरफ। अगली विधि है खेल विधि। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, वो फ्रोबेल हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल। और इस विधि को किंडरगार्टन विधि भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किंडरगार्टन विधि को कौन सी विधि कहते हैं, तो उसको खेल विधि कहते हैं। और इनको कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं कि आप पूछिए मत, कि आपको अगर ये चीज़ कंफ्यूज कर रही हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती हैं। इसलिए इसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। अगला कि इस विधि में बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन जो विधि होती है, जो खेल विधि होती है, इसको बच्चों को खेल खेल में सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र के बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि छोटे बच्चों को खेलना पसंद होता है, इसलिए वह इस विधि से किसी भी विषय वस्तु को आसानी से सीख जाते हैं। अब खेल के माध्यम से अगर बच्चों को आप कोई भी चीज़ का ज्ञान दीजिए तो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने नोट भी किया कि इस विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया था, इसलिए इसे सुकरात की विधि भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सुकरात विधि किसे कहते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि कहते हैं। आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। या आपसे पूछ ले कि प्रश्नोत्तर विधि इसके जनक कौन है, तो सुकरात हैं। इसमें क्या होता है कि इस विधि में प्रश्न करके ही अपेक्षित उत्तर को निकालने का प्रयास किया जाता है। इस विधि में प्रश्नों को करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न स्पष्ट एवं बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि बालक को प्रश्न के माध्यम से ही किसी भी टॉपिक को समझाने का प्रयास किया जाता है। उसे बार बार उसी टॉपिक से रिलेटेड एक बिल्कुल स्पष्ट और व्यवहारिक भाषा में, जो कि बालक समझता है, उससे प्रश्न किए जाते हैं और वो उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से अपने जवाब को ढूंढता है। तो इस तरह से ये विधि भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चलते हैं अगली विधि की तरफ। अगली विधि है करके सीखना विधि।
जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा, करके सीखना, यानी खुद से अनुभव करना, खुद हम कोई चीज़ के लिए प्रयत्न करेंगे और उससे हम सीखेंगे। तो इस विधि में बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी बालक को सुविधाएं दी जाती हैं, वो माहौल या वातावरण दिया जाता है और बालक को स्वयं उस कार्य को करने दिया जाता है और उसको सीखने दिया जाता है। इस विधि में बालक अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि लिखा भी है करके सीखना, यानी बालक स्वयं करता है, फेल होता है, फिर दोबारा करता है तो अनुभव प्राप्त करता है और इस तरह से जो शिक्षक का जो रोल रह जाता है वो सिर्फ एक सुविधादाता का रह जाता है। यानी शिक्षक सिर्फ माहौल देता है, सुविधाएं देता है और ऑब्जर्व करता है कि बालक क्या कर रहा है और बालक स्वयं अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से वो अपने कार्य को करता है और उसी अनुभव से सीखता है। अगली विधि है शोध विधि। दोस्तों, शोध विधि की ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि ह्यूरिस्टिक का तात्पर्य क्या होता है। तो ह्यूरिस्टिक का तात्पर्य होता है खोज करना, यानी कोई चीज़ को ढूंढना। तो शोध विधि को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब होता है खोज करना। क्या करना होता है? खोज करना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। प्रभावशाली क्योंकि दोस्तों जब प्रयोग के माध्यम से कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो चीज़ बहुत आसानी से बालकों के दिमाग में जम जाती है, याद रह जाती है, इसलिए इसको प्रभावशाली कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिणाम भी होता है क्योंकि बालक के दिमाग में ये लंबे समय तक टिकी रहती है। इस विधि का आविष्कार जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। दोस्तों ये इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि शोध विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं आर्मस्ट्रांग, जो कि जर्मनी के थे। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तत्व को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका निर्देशक के रूप में रहती है। शोध विधि में भी वही है जैसे कि करके सीखने वाली विधि होती है, बस इसमें यह है कि उसमें जो करके सीखने की विधि होती है उसमें टीचर को सुविधादाता समझा जाता है और शोध विधि में चूँकि बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि ऐसा ऐसा करना है, इस टॉपिक के बारे में सोचना है या करना है, तो इसलिए यहाँ पर शिक्षक की भूमिका निर्देशक के रूप में रहती है। चलते हैं अपनी अगली विधि की तरफ, दृष्टांत विधि। दोस्तों हो सकता है कि आपको कोई चीज़ कंफ्यूज हो रही हो। अगर आप ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में मैंने चूँकि सब कुछ रिटन भी है इसलिए आप आसानी से इस वीडियो को रिपीट करके देखकर अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। लिखित जो मटेरियल होता है उसमें यही फ़ायदा होता है। अगला है कि दृष्टांत विधि। इस विधि में भी वस्तु विधि की प्रक्रिया को ही अपनाया जाता है। इस विधि में श्रव्य दृश्य आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। चित्रों के माध्यम से वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो दोस्तों दृष्टांत विधि भी वही है कि बच्चों के सामने किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल रख दिया जाए या कोई विषय वस्तु रख दी जाए या मानचित्र रख दिया जाए जिससे कि या कोई चीज़ सुनवाई जाए, तो इससे क्या होता है कि बालक सीखता है और उसे अपने प्रयोग में लाता है। तो इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? दृष्टांत विधि कहते हैं। अगली विधि प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों इस विधि को योजना विधि भी कहा जाता है। ये विधि भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। परियोजना विधि, जो प्रोजेक्ट विधि है जिसको परियोजना विधि कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे सवाल जो बनते हैं वो ये हैं कि पूछा जा सकता है कि किस विधि को योजना विधि कहा जाता है, तो प्रोजेक्ट विधि को कहा जाता है। ये आपसे पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट विधि जो है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो हैं वो किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। आप समझते हैं इस विधि को कि यह विधि शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट विधि होती क्या है कि इस विधि में बालक किसी अपने प्रयासों द्वारा पूरा करता है। यह योजनाएं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की होती हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक टास्क दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है और वो प्रोजेक्ट बता दिया जाता है। उसमें बालक को सारी सुविधाएं, वातावरण उनको उपलब्ध कराया जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि उस समस्या का समाधान स्वयं ढूंढते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में मैंने नोट किया कि मॉडल तैयार करना, तो मॉडल तैयार करना है तो एक ग्रुप भी बना सकते हैं बच्चों के, या इंडिविजुअली भी बच्चों को कहा जा सकता है कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट बनाइए। जैसे कि कोई भी टॉपिक दे सकता है कि पर्यावरण के बारे में टॉपिक अपना प्रोजेक्ट बनाइए, या वाटर पोल्यूशन के बारे में बनाइए, जल प्रदूषण के बारे में, या एयर पॉल्यूशन के बारे में, या सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें दे दिया जाता है, बच्चों मॉडल के रूप में या प्रोजेक्ट के रूप में उसको तैयार करते हैं और उससे अपने अनुभवों को दुरुस्त करते हैं। दोस्तों अगला है कि डाल्टन विधि। ये विधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन है, तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं।
ठीक है, ये एक लेडीज़ हैं और मिस हेलेन पार्कस्ट हैं, और इन्होंने इस विधि का जो प्रयोग किया था वह कक्षा शिक्षण के दोष हैं उनको दूर करने के लिए प्रयोग किया था। क्योंकि कक्षा का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, टीचर का प्रेशर रहता है, वो तानाशाही रवैया रहता है। जबकि जो आपकी शिक्षण विधि है वो कैसी है, छात्र केंद्रित है, बाल केंद्रित है। तो बालक की सुविधाओं को ध्यान में रख करके ही कक्षा का माहौल होना चाहिए और वैसे ही शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, वैसे ही पाठ्यक्रम का चयन भी करना चाहिए। तो ये विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए खोजी गई थी। ये विधि कोई शिक्षण विधि नहीं थी बल्कि एक विद्यालय की नई व्यवस्था थी। इस विधि में कक्षा जो है वो कक्षा प्रयोगशाला बन गई। दोस्तों इसमें क्या था कि इस विधि में क्या किया गया कि कक्षा को कक्षा नहीं समझा गया। इस विधि में कक्षा को बिल्कुल प्रयोगशाला बना दिया गया, जहाँ बच्चे स्वयं अनुभव करते हैं, स्वयं प्रयोग करते हैं, स्वयं सीखते हैं। लेकिन इसके लिए दो शर्तों का लागू होना या समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को समाप्त करके बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की सुविधा दे दी गई। दोस्तों एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें किसी प्रकार का समय का कोई पाबंद नहीं रहता है, किसी प्रकार की कोई समय सारणी का पाबंद नहीं रहता है। ऐसा किस विधि में होता है? तो ऐसा डाल्टन विधि में होता है। सवाल ये भी बनता है कि डाल्टन विधि के जो जनक हैं वो कौन है? वो मिस हेलेन पार्कस्ट हैं। तो ये याद रखिएगा। इसमें अगला पॉइंट है प्रयोग में कि बालक की रुचि इस विषय में अधिक हो, उस विषय को जितनी देर चाहे पढ़ने देना। दोस्तों ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सच भी है। ऐसा होना भी चाहिए कि अगर कोई बालक है उसको मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको मैथ पढ़ने देना चाहिए, उसे इंग्लिश बहुत पसंद है तो उसे इंग्लिश पढ़ने देना चाहिए। और होता क्या जनरली कि बालक को किसी सब्जेक्ट में रुचि हो या ना हो इस बात की चिंता किए बिना ही उनके ऊपर हर सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा बोझ हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी क्षमता होती है, जो उनकी वास्तविक क्षमता होती है, वास्तविक जो कुशलता होती है वो सामने नहीं आ पाती है। तो इसी पर डाल्टन विधि में पार्कस्ट ने जोर दिया कि बालक को जो सब्जेक्ट पसंद हो उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ने की लिए उनको स्वतंत्र होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में ये सवाल बनता है कि किस विधि में बच्चे को अपने पसंद के सब्जेक्ट को चुनने का अधिकार है, तो वो डाल्टन विधि कहलाती है। दोस्तों अगली विधि है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो है मारिया मॉन्टेसरी। दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी इस विधि के जो हैं वो प्रतिपादक हैं। यह विधि 2.5 साल से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि का प्रयोग पहले मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता था, उसके बाद इस विधि का प्रयोग समान बुद्धि बालकों के लिए भी किया जाने लगा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम मुक्त जो 4 भागों में, यानी यहाँ पे थोड़ा सा रिटन प्रॉब्लम हो गई है, बाकी जो इस शिक्षा को भी 4 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉन्टेसरी विधि आई कैसे। दोस्तों जो मिस पार्कहर्स्ट जो मॉन्टेसरी हैं वो उन्होंने रोम विश्वविद्यालय में गई थी और उन्होंने देखा कि वहाँ पे मंदबुद्धि बालकों को सिखाने के लिए उनके दिमाग में जो आइडिया आया उसी के लिए उन्होंने एक मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग मतलब उसका प्रतिपादन किया। और इस विधि को उन्होंने जब उन मंदबुद्धि बालकों पर प्रयोग किया तो उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम आया और बालकों को सीखने में बहुत आसानी हुई, बहुत सुविधा हुई। बाद में इस विधि का प्रयोग जो है वो सामान्य बच्चों पर भी किया गया था और सामान्य बच्चों को भी इससे बहुत सुविधा हुई और उनको भी कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझ में आने लगी। तो इस तरह से इस विधि का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस विधि को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, यानी इस विधि में 4 तरह की क्रियाएं करवाई जाती हैं बच्चों से। पहले की कर्मेंद्रीय शिक्षण। कर्मेंद्रीय शिक्षण में क्या होता है कि क्योंकि बच्चे चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत छोटी छोटी कार्य सिखाए जाते हैं, जैसे कि अपनी कुर्सी को लगाना, अपनी बटन को ठीक करना, अपने कपड़ों को ठीक करना, अपने पानी को मतलब बोतल को कैसे यूज़ करना है, कैसे हाथ धुलने, ये छोटी छोटी मतलब जेन्युइन जानकारियाँ बच्चों को दी जाती हैं, उनको सिखाई जाती हैं। तो ये कर्मेंद्रीय शिक्षण कहलाता है। और दूसरा रहता है कि ज्ञानेंद्रीय शिक्षण क्या है। दोस्तों ज्ञानेंद्रीय शिक्षण में बच्चे को जो है वो छोटी छोटी ज्ञान की बातें सिखाई जाना शुरू की जाती हैं, जिसमें बालक छोटी छोटी चीज़ों को पहचानने लग जाता है। अब भाषा क्या है, भाषा में क्या किया जाता है कि बालक को कुछ ऐसे शिक्षण जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करके उनको भाषा सिखाई जाती है, जिससे कि वो भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं।
और गणित, तो गणित में भी है कि धीरे धीरे पहले अंकगणित हो गया, फिर अंकगणित के बाद छोटे छोटे अंकों का प्रयोग करके अंकगणित सिखाया जाता है, फिर उनको रेखागणित सिखाई जाती है। धीरे धीरे इस तरह से वो गणित का उनका जो विकास है वो भी किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कुल मिलाकर के मैंने 12 सबसे इम्पॉर्टेंट जो शिक्षण विधियाँ हैं वो आपके सामने डिस्कस की। उन्हें यहाँ पर एक एक पॉइंट को नोट भी किया ताकि आपको समझने में, आपको देख करके पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है दोस्तों, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें जहां पर भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया में मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो इसका लाभ और भी लोग ले सकेंगे और ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन वाली बात होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।